नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के डूब क्षेत्र में लगातार भूमाफिया सक्रिय हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। ये लोग सरकारी जमीन पर कॉलोनी काट कर भोले भाले लोगों को प्लॉट बेच देते हैं। उधर जो लोग प्लॉट लेकर अपना मकान बनाते हैं, ना तो वहां पर बिजली कनेक्शन होता है और ना ही वहां पानी की कोई कनेक्शन आज भी उनको मिल पाया। लेकिन वहां पर जो लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, वो लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से डूब क्षेत्र में कॉलोनी काटी जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं हिंडन नदी जिसकी काफी चौड़ाई थी, आज वो महज 50 मीटर की चौड़ाई में सिमट कर रह गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के डूब क्षेत्र में लगातार भूमाफिया सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। उधर जिला प्रशासन भी कार्रवाई करता नजर आ रहा है। ये लोग सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटकर भोले भाले लोगों को प्लॉट बेच देते हैं। जो लोग प्लॉट लेकर अपना मकान बनाते हैं, ना तो वहाँ बिजली कनेक्शन है और ना ही वहाँ पानी का कनेक्शन आज तक मिल पाया है। बावजूद इसके वहाँ पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मैं इस कॉलोनी में सन 2016 से रह रहा हूँ और अभी तक जो है मान लीजिए 8 साल 9 साल करीब होने जा रही हैं, लेकिन अभी इस कॉलोनी का कोई विकास नहीं हुआ। ना तो लाइट है, ना पानी है, ना सीवर है। इस कॉलोनी का पता नहीं कब विकास होगा, कब नहीं होगा। लोग कहते हैं कि आएगी, लेकिन अभी इंतजार करते जो यहाँ के निवासी हैं सभी परेशान हैं। ताकि लाइट पानी बिजली आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सब लोग रहने में अच्छा लगेगा और लोगों को खुशहाली पैदा होगी। एक तरह से ऐसा मान लो आप। यहाँ पर प्लॉट लिया था तब समय इस समय ये कहते हैं कि जी लाइट आएगी, सीवर आएगा और सड़क आएगी, सुविधा मिलेगी, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला अभी तक। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि विकास की नौबत आ रही हो। ऐसी कॉलोनी का नाम अम्बेडकर कॉलोनी सेक्टर 123 है। जिस तरीके से हिंडन नदी के किनारे कॉलोनी काटी जा रही है, इससे इस नदी के अस्तित्व पर संकट मंडराता जा रहा है। एक समय हिंडन नदी की चौड़ाई काफी होती थी, लेकिन आज वो सिमट कर महज 50 मीटर रह गई है। जिस तरीके से ये लोग हिंडन के आसपास एक्टिव हैं और ये सब प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। न्यूज इंडिया के संवाददाता जब हिंडन पुल के पास पहुंचे, तब वहां का जो नजारा देखने को मिला, कुछ ऐसा नजर आया। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं हिंडन पुल पर, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हिंडन नदी थी उसको किस तरीके से कॉलोनियों में तब्दील कर दिया गया है। जो यहाँ पे बड़े बड़े जो कॉलोनाइजर हैं वो यहाँ पे लगातार जो प्लॉटिंग है वो करते नजर आ रहे हैं और जो भोले भाले लोग हैं उनको वो फंसाते हैं अपने जाल में और किस्तों में उनको प्लॉट देते हैं और बाद में जब उनकी रजिस्ट्री होती है, ना तो उनकी रजिस्ट्री हो पाती है और ना उनको यहाँ पे बिजली का कनेक्शन मिल पाता है। तो लगातार जिस तरीके से ग्रेनो वेस्ट में जो कॉलोनाइजर हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है और जो जिला प्रशासन है उसकी मिली भगत से कहीं ना कहीं यहाँ पे रातों रात जो बिल्डिंग है, जो इमारतें बड़ी बड़ी वो खड़ी हो जाती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो जिला प्रशासन है लगातार कार्रवाई तो करता नजर आ रहा है एक तरफ, पर जब दूसरी तरफ जो ये बिल्डिंग है, जो इमारतें वो लगातार जो रातों रात जो खड़ी हो रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसका हाथ है, अब वो देखने वाली बात होगी। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, न्यूज इंडिया। हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में किसी प्रकार की जमीन ना तो बेची जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, लेकिन प्रशासन की चेतावनियों को सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिंडन के पास पुस्ता पर सरकार ने पब्लिक नोटिस किया, लेकिन भूमाफिया आम लोगों को झांसे में लेकर उन्हें जमीन बेच रहे हैं और अपनी काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। बात करें अगर ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों ने हिंडन नदी को भी नहीं छोड़ा। हम इस वक्त मौजूद हैं हिंडन पुस्ता पे और आप देख सकते हैं कि जो ओखला बैरेज गंग नहर के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एमनाबाद तटबंध व हिंडन नदी के बीच की भूमि बाढ़ डूब क्षेत्र की भूमि है तथा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के एप्लीकेशन संख्या 80 दिनांक
20/5/2013 की अनुपालन में डूब क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, अवैध निर्माण, पक्का निर्माण, प्लॉटिंग, भवन निर्माण आदि पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। अतः डूब क्षेत्र के अंतर्गत अवैध गतिविधि कर्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बोर्ड यहाँ पे चेतावनी वाला बोर्ड लगा हुआ है, उसके चलते पर यहाँ पे जो बिल्डर हैं वो लगातार, आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे यहाँ पे जो घर बना दिए गए हैं, ना यहाँ पे बिजली कनेक्शन है। जो हिंडन नदी है उसको तोड़ते तोड़ते धीरे धीरे सब यहाँ पे ये जो मकान है, ये मकान यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो यहाँ जो बिल्डर्स हैं, जो कॉलोनी काटते हैं, रातों रात यहाँ कॉलोनियाँ कट जाती हैं। कॉलोनियाँ कटने के बाद यहाँ पे इमारतें बन जाती है, घर बन जाते हैं, और घर बनने के बाद ना तो उनको बिजली का कनेक्शन मिल पाता है, ना उनको पानी का कनेक्शन मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बिल्डर्स रातों रात फल फूल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन कह सकते हैं या जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है उसकी कहीं ना कहीं भूमिका मिलती नजर आ रही है। हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अधिकारी प्रमुखता से भूमाफिया पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसका नतीजा ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिलता है। लेकिन इन कार्रवाइयों में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो आम लोग और गरीब लोग। पहले बिल्डर्स ने सस्ती जमीनों का झांसा देकर लोगों को बेच दिया और अब कार्रवाई से आम लोग परेशान हैं। देखिए, मकरजाल लगातार इस वक्त फैल रहा है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र ठाकुर और हमारे साथ कर्नल जो कि रिटायर्ड हैं, हालांकि टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। आप अपना कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन जिस तरीके से आपको भी पता होगा हिंडन पे किस तरीके से जो माफिया हैं वो लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं, और ये इनका जो माफियागिरी इस कदर बढ़ चुकी है, भोली भाली जनता को ये अवैध प्लॉट दे रहे हैं। आखिरकार इनका क्या जाए, चूंकि कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हम ये देख पा रहे हैं कि हिंडन का जो आकार है वो और सकरा होता जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये माफिया बढ़ते नहीं जा रहे हैं, इन माफियाओं को बढ़ाया जा रहा है। सांप अब खुद ही मदारी हो गए हैं और कुर्सियों के पांव भारी हो गए हैं। 100%, 99.9 नहीं, 100% इसकी जिम्मेदारी, इसका ब्लेम हम देते हैं प्रशासन के ऊपर। उनके पास एक लंबी चौड़ी फौज है जूनियर इंजीनियर्स की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स की, जल निगम है, नगर निगम है, प्रदूषण के नियंत्रण बोर्ड है, दुनिया भर की एजेंसीज हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती पहली कि कोई भी नदी जो है उसका फ्लड प्लेन यानी कि डूब क्षेत्र पहले तो मार्क किया जाए। उसको एग्जैक्टली मार्क करना मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह तक बारिश के दिनों में बाढ़ आने के बाद पानी जाता है उस जगह तक को डूब क्षेत्र कहते हैं। मगर अंदाजन तो एरिया डिफाइन किया जा सकता है, और फिर उसमें जिस तरह से ये बोर्ड लगा देते हैं वो भी पुराना बाबा आदम के जमाने का, जिसमें लिख देते हैं कि ये डूब क्षेत्र है और यहाँ पे कोई कार्रवाई करना वर्जित है। मैम, ये ऐसे है जैसे बस स्टेशन के ऊपर बोर्ड लगा होता है, जेब कतरों से सावधान। जेब कतरे ही उस बोर्ड को लगवा देते हैं ताकि उसे देख के लोग अपनी पॉकेट पे हाथ लगाएं और जेब कतरों को पता लग जाए कि पॉकेट कहाँ है। यानी ये टोटल जो प्रॉब्लम है, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक्सिटी, लिथार्जी, करप्शन, नॉन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हिंडन नदी सहारनपुर में शिवालिक रेंजेस से निकल के फिर मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद से होके नोएडा तक जाती है। इस 400 किलोमीटर के क्षेत्र में एक समय में ऐसा पानी होता था, हमने बचपन में इस हिंडन नदी का पानी पिया है। आज वो नाला बन गया। कैसे बन गया जी? वो नाला बना
जो रास्ते के अंदर फैक्ट्रीज है उनका जो अनट्रीटेड एफ्लुएंट है वो इसमें पड़ा। अब अनट्रीटेड एफ्लुएंट क्यों है? हर एक फैक्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फैक्ट्री में ईटीपी लगाए, यानी कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और उसके बाद जो बचता है उसे नदी में डाल सकता है बशर्ते कि वो ठीक हो। अब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसी चीज है कि जो पहले तो लगानी महंगी है और उसका चलाना भी महंगा है, और चूंकि चलाना भी महंगा है लिहाजा फैक्ट्रियां डर में वो ईटीपी लगा तो लेती हैं लेकिन चलाती नहीं है। अब ये कौन चेक करे कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये चेक करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 3 कर्मचारी हैं और एक एक शहर में 3-3 हजार ऐसी फैक्ट्रियां हैं। लिहाजा ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, कोई पॉसिबल ही नहीं है। कौन कर सकता है इसे? सिविल सोसाइटी। हर शहर के अंदर जो सिविल सोसाइटी है वहां के 10-20-50 अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए कि आप इनका फैक्ट्रीज का ईटीपी सरप्राइज चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना बताना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ। देखिए ये कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन 15 दिन में आपको एक फर्क पता लग जाए। वही सवाल यही हो रहा है कर्नल साहब कि आखिरकार व्यवस्थाएं हैं लेकिन मॉनिटरिंग कौन करे, कौन जाने, कौन समझे? क्योंकि यहाँ तो सीएम थोड़ा ना सामने आएंगे, सीएम तो आपको काम बताएंगे, अधिकारियों को रखा इसलिए गया है, लेकिन अधिकारी उनकी मंशा पर किस तरीके से हमेशा से ही पलीता लगाते हैं। नरेंद्र हमारे सहयोगी भी लगातार बने कर्नल साहब, हम उनके पास भी चले जाते हैं। नरेंद्र देखिए, ये दिक्कतें एक दिन में एक रात में पैदा नहीं हुई हैं, ये कब से चली आ रही परेशानियां, और इस पर सख्ती बरती क्यों नहीं गई? क्योंकि एक सख्ती हमें तब देखी थी जब शाहबेरी में तमाम घर गिर गए थे, लोगों के आशियाने निस्तनाबूद हो गए थे, धराशायी हो गए थे, तब सीएम योगी ने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को निर्देश दिए थे, और अभी तक इन लोगों पर ऐसी कोई कार्रवाई भूमाफियाओं पर नहीं हुई है। अगर बात करें देखिए सावेरी में देखिए जिस समय बिल्डिंग गिरी थी उसके बाद वहां पे निर्माण कार्य के पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था, पर वहां पे जो भूमाफिया हैं, जो बिल्डर हैं, उन्होंने रातों रात सावेरी में, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सावेरी पूरी तरीके से घेर ली गई है। वहां ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई हैं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या दादरी प्रशासन की मिली भगत से ही वहां पे रातों रात बिल्डिंग हुई है। अगर बात करें डूब क्षेत्र में भी देखिए 10 से 15 साल पहले की अगर बात करें तो वहां पे जो ये भूमाफिया थे वो इतने एक्टिव नहीं थे जो जितने पिछले 5 साल में एक्टिव हुए हैं, और वो भोले भाले लोगों को सस्ते दामों में प्लॉट बेचते हैं, और ज्यादातर जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। कुछ जमीन किसान की होती है तो उसके हिस्से के जो बराबर में जो हिंडन जो नदी थी उसके जो हिस्सा है उसको भी ये कॉलोनाइजर जो है लगातार बेचते नजर आ रहे हैं। कल हम ग्राउंड जीरो पर भी उतरे थे न्यूज इंडिया की टीम, और वहां पर पूरा दिखाया था कि जो लोकल ये कॉलोनाइजर हैं वो जैसे ही मीडिया वहां पर पहुंचती है भिड़ते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो लुक्का छुपी का खेल है जो प्रशासन के साथ, और जो ये भोले भाले लोगों को ये पागल बना रहे हैं, जिस तरीके से उनकी मेहनत की कमाई को ये पचा जाते हैं, कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन को इन पे बड़ी कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है कर्नल साहब। और नरेंद्र आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस बीच आपको बता दें न्यूज इंडिया पर भूमाफिया बेनकाब हो रहे हैं। न्यूज इंडिया पर भूमाफियाओं के नाम हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जे का मामला, जिसे हम प्रमुखता से आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध प्लॉटों को बेच रहे हैं ये भूमाफिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाने और विला बनाने के मामले में पुलिस ने इस बीच देखिए 9 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने प्राधिकरण की लगभग करोड़ों की जमीन अवैध रूप से बेच दी। मामले की जांच एसटीएफ से कराने के लिए शासन को खत भेजा गया है। इधर पुलिस ने देवेंद्र यादव, कुलदीप भाटी, आदेश भाटी, अभिषेक, पिंकी पढ़लनी, गिरीश चंद पढ़लनी, सर्वेश, प्रिंस शर्मा के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। तो फिलहाल देखिए खबर का असर, लगातार इस खबर पर न्यूज इंडिया की नजर बनी हुई है और न्यूज इंडिया की मुहिम का असर है। हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जे को लेकर अब चाबुक चला है।
देखिए अब आपको बताते हैं किस तरीके से वो नाम जिनके ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चला। भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज हुए। वेपाल यादव, पिता है श्री धीरपाल यादव, यानी कि पिता का नाम धीरपाल यादव है। ये भूमाफिया पता याम साहब सेक्टर 113 जो कि लगातार सक्रिय था भूमाफिया है। इसके अलावा और भी नाम है, चूंकि नाम काफी सारे हैं। इसके अलावा देखिए कोतवाली, बिसरख, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, इस पर यह भूमाफिया अपना कब्जा रखता था। यहां पर अपना जो कारोबार है, काम है, वो चलाता था। तो फिलहाल देखिए इसका पिता का नाम है वेपाल यादव, जितेंद्र यादव, और नाम वेपाल यादव। फिलहाल ये भी उनमें से एक है जो कि सोरखा सेक्टर 113 ये इसका पता है, जहां पर इस भूमाफिया पर नकेल कसी गई है। इसके अलावा जो दबदबा इन भूमाफियाओं का किन क्षेत्रों पर रहता था वो भी समझ लीजिए। कोतवाली, बिसरख है, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ये इन जगहों पर इन भूमाफियाओं का कब्जा रहा है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं समर सिंह यादव, जिसके पिता का नाम है बलराम यादव, ये भी भूमाफियाओं, ये उनमें से एक जिन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पिता का नाम बलराम यादव, सोरखा सेक्टर 113 में इसका निवास बताया जाता है, जिसपे लगातार ये इस जगह रहता है। और इस जगह आपको ये बताएंगे कि लगातार सक्रिय कहां पर है। ये भी सक्रिय है कोतवाली, बिसरख, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। यानी कि बिसरख में आपने सबसे ज्यादा देखा होगा, बिसरख के आसपास का जो एरिया है, यानी बिसरख ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक्सोन 4 में आता है। इसके अलावा पिता बलराम यादव, इसके पिता का नाम है अमर सिंह यादव, पिता का नाम बलराम यादव, ये भी भूमाफिया जिस पर शिकंजा कसा गया है। सोरखा सेक्टर 113 का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल देखिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार इन लोगों पर शिकंजा और इन पर दबदबा लगातार बना है। कोतवाली, बिसरख, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ये अमर सिंह जिस पर एफआईआर दर्ज करी गई, ऑपरेशन एंटी भूमाफिया। अब देखिए हमारी खबर का जो असर है वो लगातार हो रहा है। हमारे तमाम जो सहयोगी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए पता टिगरी, बिसरख, मध्य कोतवाली, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ये इसका पता है बबलू यादव, ये भी भूमाफिया जिस पर शिकंजा कसा गया, जिस पे चाबुक चलाओ लाजमी है, क्योंकि लगातार ऐसे भूमाफिया कुकुरमुत्ते की तरह पल रहे हैं और जनता की गाढ़ी कमाई को खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो फिलहाल देखिए इन भूमाफियाओं पर नकेल कसी जा रही है और नकेल कसना अब लाजमी हो गया है। हमारे साथ लगातार कर्नल साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब देखिए खबर वही जिसका असर होना चाहिए और हमारी कोशिश यही रहती है कि खबर का असर हो इन भूमाफियाओं पर जो कि लगातार 5 साल से या उससे पहले से सक्रिय हैं। यदि हम ग्रेटर नोएडा को देखते हैं कर्नल साहब, तो एक वेल सिचुएटेड है, ये पहले से प्लान बना हुआ ये स्ट्रक्चर है जो कि लगभग इसकी तुलना करी जाती है चंडीगढ़ की तरह। तो वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान में किस तरीके से भूमाफिया सक्रिय हो जाएंगे, ये संभव हो ही नहीं सकता जब तमाम जो अधिकारी हैं संलिप्त ना हो। कर्नल साहब अनम्यूट करने की कोशिश करिए, पर अनम्यूट कीजिए। इंडिया न्यूज को धन्यवाद इस तरह की खबर को उठाने के लिए। पर मैं न्यूज इंडिया, कर्नल साहब न्यूज इंडिया, सॉरी पार्डन, न्यूज इंडिया को धन्यवाद इस तरह की खबर को उठाने के लिए। काश और चैनल भी ऐसा करने लगे। जो कार्रवाई है वो माफियाओं के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह अंग्रेजों को मारने से पहले उनके मुखबिरों को मारते थे। कार्रवाई पहले प्रशासनिक अधिकारियों पे होनी चाहिए। आज एक बड़े आइसबर्ग की टिप वर्ग में 4-5 माफियाओं के नाम उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये दिखावा है जी। उससे उस टाइम कहां थे वो जब ये काम शुरू किया जा रहा था? Why it was not nipped in the bud? और जो नोएडा में हो रहा है, आपने सही कहा, चंडीगढ़ की तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड एरिया है। गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, बागपत में, वहां तो क्या पोजीशन है, वहां तो इससे भी ज्यादा खराब पोजीशन है। इन्होंने पूरे फ्लड प्लेन्स के ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा करवा दिया है। यानी इसमें पहला गुनाहगार प्रशासन है और प्रशासन के वो अधिकारी हैं जिनको केवल इस काम के लिए वेतन मिलता है कि वो चेक करें कि फ्लड प्लेन्स
का एनक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा और उसमें सभी विभागों के लोग शामिल हैं। गलती ये है कि किसी भी सरकारी योजना में जो अक्सर फेल हो जाती है इसलिए कि उनमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता जिनके लिए वो बनाई जाती है। यानी कि हर शहर की सिविल सोसाइटी के लोगों को अगर ये प्रशासन अपने साथ रखे तो वो बताए कि हाँ यहाँ पे किसी भूमाफिया ने काम शुरू कर दिया है, एक्शन लीजिए। ये कब जाते हैं जब कोई आप जैसा अच्छा चैनल आके किसी पॉइंट की शिकायत कर देता है, तब प्रशासन थोड़ा बहुत जागता है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, लिहाजा इसमें बगैर सिविल सोसाइटी को इंक्लूड किए हुए प्रशासन इसको पूरी तरह से कंट्रोल करना भी नहीं चाहता और कर भी नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना ये है आप जैसे अच्छे चैनल के लिए कि आप ये आवाज पहुंचाएं कि इस मीनेस को, इस कैंसर को खत्म करने के लिए प्रशासन अपने साथ सिविल सोसाइटी को रखे। हम उन्हें बताएंगे कि क्या रास्ते हैं नदी के साफ करने के भी और नदी से एनक्रोचमेंट हटाने के। बिल्कुल कर्नल साहब हमारे साथ ग्राउंड जीरो के हमारे हीरो लगातार मौजूद हैं जो वाकई में जान पे खेल के इस खबर को हम तक पहुंचाते हैं। हैदर का हम रुख करेंगे। हैदर वाकई में ये काबिल तारीफ है, आपकी तारीफ करेंगे, अब नरेंद्र की तारीफ करेंगे किस तरीके से आपने जान पर खेल के रिपोर्टिंग करी है। चूंकि माफियाओं के बारे में खबर चलाना ये आसान नहीं होता और देखिए ये असर है, इस खबर का असर किस तरीके से हुआ। न्यूज इंडिया में जब खबर चली तो इसका असर हुआ कि इन पर नकेल कसी गई है, तो शुरुआत कहीं से तो हुई। देखिए दीपिका, हमारे चैनल पे इस टाइम कर्नल साहब मौजूद हैं। गाजियाबाद की शख्सियत ऐसी है कि इन्होंने ग्राउंड जीरो पर बहुत सारे काम किए हैं और यही वजह है कि प्रशासन से लगातार वो लड़ते रहते हैं इन मामलों को लेकर। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। न्यूज इंडिया ही एक ऐसी चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है जो ग्राउंड जीरो पर सच्चाई दिखा रहा है अपने दर्शकों को। देखिए मेरे पीछे आप एक नाला देख रहे हैं, ये नाला जो है ये गाजियाबाद सिटी के इंडस्ट्री एरिया से निकल कर आता है और क्रोसिंग की तरफ से होते हुए, गोड सिटी की तरफ से होते हुए ये यहाँ से निकल के जा रहा है गोड सिटी के सामने से और सीधा हिंडन नदी में जा रहा है। अब आपने इस बात से अंदाजा लगा लिया, इसका पानी जो है बिल्कुल काला है, तो ये फैक्ट्रियों का पानी है जो अब हिंडन नदी में जा रहा है। हिंडन नदी जो नाले में तब्दील हुई है तो कहीं ना कहीं ये हकीकत बात है, कर्नल साहब का कहना बिल्कुल सही है कि इसमें वो फैक्ट्रियां भी शामिल है जो खासकर भी इसका पानी जो वैसे जो है जो गंदगी है, केमिकल वाला पानी है, वो नाले के द्वारा फेंका जाता है। और कॉलोनी जो कॉलोनी वाले लोग हैं जो खासकर अवैध कॉलोनी बनाते हैं भूमाफिया, वो अपने सीवर का पानी भी इसी में डालते हैं। अगर किसी कॉलोनी को विकसित किया जाता है और वो जमीन अगर किसी की अपनी है तो उसको पहले लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें आबादी दर्ज करानी पड़ती है। जब आबादी दर्ज कराने का उसका पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट को, राजस्व की प्राप्ति होती है, तो सरकार क्या करती है उसमें रोड बनाती है, सीवर बनाती है और लाइटिंग की व्यवस्था। बिल्कुल यही एक वजह है जिन्हें ही हम तलाश रहे हैं। नरेंद्र देखिए जिस तरीके से कर्नल साहब भी बता रहे हैं और हमें हैदर भी बता रहे हैं और आपने भी बिल्कुल पुरजोर तरीके से कोशिश करी और इसमें ये परिणाम रहा कि नकेल कसना अब शुरू हो गया है। खबर को दिखा रहा है धरातल पर। हमारे साथी खुद वहां डूब क्षेत्र में मौजूद थे जो भूमाफिया थे। जब न्यूज इंडिया की टीम वहां पर पहुंची थी तो वो लोग वहां पे एक्टिव हो गए थे, भिड़ने के लिए तैयार हुए थे। कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो आप जिस तरीके से आप खबर का असर हुआ है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो भूमाफिया है इनके खिलाफ न्यूज इंडिया की तरफ से यही अपील होगी कि ये एनएससी की इनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो इनकी प्रॉपर्टी है उसकी जांच की जाए। जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कई हजार करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है भोले वाले लोगों को प्लॉट बेच-कर, तो कहीं ना कहीं जो है अब जिला प्रशासन को बिल्कुल अब शिकंजा कसना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर वही जिसका असर हो और हमारी कोशिश, न्यूज इंडिया की कोशिश यही, ऐसे जो माफिया है इन पर हम नकेल कसें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।